हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने जो भी टॉपिक्स थे रिमेनिंग वो सभी ख़त्म कर दिए, ठीक है। जिसमें एक मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो सभी हमने मेथड देखी, पायरोमेटलर्जी है, इलेक्ट्रोलिटिक जो हमने ये देखा था इलेक्ट्रोड वाला, ठीक है, वो हमने एक्सट्रैक्शन देख लिया। उसके बाद हाइड्रोमेटलर्जी देखी थी, ठीक है। तो ये सभी मेटलर्जी जो डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल पे करने के बाद जो हमें मेटल मिलता है, ठीक है, उसमें अभी भी कुछ ना कुछ आप बोल सकते हो कि इम्प्योरिटी रही जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 99.95% अगर कोई मेटल प्योर होगा तो उसका 100% से उसको अगर हम निगलेक्ट करेंगे या इग्नोर मतलब कि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो भी बचेगा वो इम्प्योरिटी होगी। मतलब कि 100% मेटल हमें प्योर नहीं मिलता। तो लास्ट में हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं हम रिफाइनिंग या फिर प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, जिससे हमें क्या हो सकता है कि पूरा जो मेटल है वो क्या हो जाएगा 100% प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम प्योर करने वाले हैं। फर्स्ट जो है वो है डिस्टिलेशन, ओके, डिस्टिलेशन। तो ये तो हमको मालूम है कि हमने पढ़ी हुई है, ये 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपको मालूम होगा कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर कार्बन का चैप्टर था, उसके अंदर आपने डिस्टिलेशन मेथड पढ़ी हुई थी, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन, इसमें क्या होता है, यूजुअली मेटल्स विच हैव लो melting point and boiling point are purified by using this method। जिनके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि ये इस मेथड से प्योरीफाई होते हैं। बट देयर impurities do not have low boiling point and melting point। इनके जो impurity रहती है इनकी, ठीक है, उनके पास लो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, ओके। तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो जिंक, कैडमियम, ठीक है, और मर्क्यूरी, ये सभी मेटल है वो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ही लो है। मतलब कि वो वेपोराइज हो सकते हैं, दिस कैन बी वेपोराइज इजीली, ठीक है, उनका वेपोराइजेशन इजीली हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इनको हम यूज़ कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, ओके। तो आगे चलें, चलो। सेकंड है लिक्विएशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसे लिसर पट्टी आपको आपने देखी होगी छोटे बच्चों के किंडल गार्डन में या फिर नर्सरी में। तो ऐसे एक सरफेस होती है और यहाँ पे हीटर रखा होता है, ठीक है, जो हीट करता है, और यहाँ पे मेटल रखी होती है। तो क्या होगा, जो इजीली मेल्ट हो जाएगी, मेल्टेड मेटल्स इजीली मेल्ट हो जाएगी। वैसे मेटल की बात करें तो जिंक, कैडमियम, स्मथ, एंटीमनी एक्सेट्रा, ये सभी मेटल जो है उनको क्या कर सकते हैं हम, इम्प्योरिटी इस मेथड से निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेटल रख देंगे तो मेटल क्या होगा, पिघल के सीधा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। ये जो मेटल होगी वो क्या होगी, प्योर मेटल होगी। लेकिन इम्प्योरिटी तो आपको मालूम है कि इम्प्योरिटी तो केमिकली क्या होता है, प्योर मेटल से थोड़ी अलग प्रॉपर्टी शो करती है, तो वो जो है वो क्या होगी, यहाँ पे ही रह जाएगी, ठीक है। तो ये जो दोनों मेथड है उनका यूजेस ऐसे होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में बहुत ही ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।
इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, यहाँ पे क्या होगा, इट इज लाइक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, this is a chamber, okay, in which the impure metal electrode is dipped. ये जो है वो क्या है, आप बोल सकते हो कि Cu with impurity है, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटे सी पतली सी जो सलिया बोल सकते हो उसको, वो प्योर मेटल का होता है, स्टिक ऑफ प्योर मेटल, इसको ये कैथोड है, एज अ कैथोड एक्ट करेगा और ये एनोड एक्ट करेगा। तो ये जो है वो एनोड है, इट इज अ कैथोड, ओके। और इनको डिप्ट किया जाता है ऐसे सॉल्यूशन में जिसका मतलब कि हमको क्या करना पड़े, एक्सट्रैक्ट करना हो। जैसे कि यहाँ पे हम कॉपर का ले लेते हैं, तो ये CuSO4 है सॉल्यूशन, और इसको Cu प्योर मेटल, और ये भी कॉपर विथ इम्प्योरिटी हो गए, ठीक है। तो ये बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। जब बैटरी दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन होगी, द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन, आओ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यहाँ पे क्या होगा, Cu विच इज इन सॉलिड मेक्स Cu2 प्लस लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एक्वेस फॉर्म में चला जाएगा। बट एट कैथोड क्या हो जाएगा, एट कैथोड ये जो लिक्विड में गया है वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड है, तो ये जो है वो यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब कि नेगेटिव पोल है तो अट्रैक्ट हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्वेस से वापस से। लेकिन ये जो है वो प्योर मेटल होगा विदाउट इम्प्योरिटी, ये विथ इम्प्योरिटी है, ओके। तो धीरे धीरे जैसे रिएक्शन होती जाएगी तो यहाँ से कॉपर निकलता जाएगा निकलता जाएगा निकलता जाएगा, और ये जो बड़ा सा हमने स्टिक बोल सकते हो इलेक्ट्रोड लिया था वो ख़त्म होता जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। और वो पूरा प्योर मेटल यहाँ पे बनता जाएगा, और ये पूरा एरिया जो है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया। एग्जाम्पल के तौर पे आप किसके लिए कर सकते हो ये मेथड, कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ, इतना नोट करो। ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा क्लैरिफिकेशन के लिए अच्छा रहेगा। ये इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, नोट करो। चलो कर दिया, तो आगे चलते हैं। अब जोन रिफाइनिंग की तरफ चलते हैं। व्हाट इज जोन रिफाइनिंग, उसकी बात कर लेते हैं। जोन रिफाइनिंग क्या है? नाउ जोन रिफाइनिंग, सो पहला पॉइंट लिख लेता हूं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर obtaining highly pure metals which used in semiconductors। सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो मेटल यूज होती है, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स से आप बोर्ड देखा होगा, ठीक है, मोबाइल के अंदर जो बोर्ड होता है वो उस मेटल को मतलब कि प्योर करने के लिए ये मेथड जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। इसमें इसका आप बोल सकते हो किस बेसिस पे ये काम करती है। द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन molten state।
इम्प्योरिटी जो है वो मॉल्टन स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल है, उस बेसिस पे ये काम करती है। कैसे? देखो अब यहाँ पे क्या है, एक चेम्बर जैसा होता है, ठीक है, ऐसा, जिसमें बीच में उस मेटल जो इम्प्योरिटी के साथ होगी, इम्प्योरिटी मेटल रॉड, उसको रखा जाता है रॉड बना के, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो रखा जाता है वो एकदम बोल सकते हो आप नोबल गैसेस रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो ये एरिया में जो अब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस एरिया के अंदर वो आप या तो फिर नोबल गैसेस रख सकते हो या फिर नॉन रिएक्टिव गैसेस होंगी, ठीक है, H2N2 उसको रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर हीटिंग रोलर्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? हीटिंग रोलर्स। ये हीटिंग रोलर्स क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। हीटिंग रोलर्स, ये भी सेम ही होगा। ये क्या करेंगे, ये एक साथ रॉड को हीट करेंगे, ठीक है। जब ये दोनों हीट देंगे तो इतना पोर्शन, सिर्फ इतना स्पेसिफिक पोर्शन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। ये इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मोल्टन स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे मतलब कि मैंने लिखा हुआ है कि इम्प्योरिटी जो है वो मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल है, ठीक है। तो ये मान लो कि यहाँ से थोड़ा यहाँ चला गया, मतलब कि यहाँ पे आ गया ये रोलर्स, ठीक है। ये रोलर्स अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आएगा तो इस एरिया को गर्म करेगा, इस एरिया को गर्म करेगा ना, ये घूमते रहते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ की इम्प्योरिटी जो है अभी तो मेटल, यहाँ से ये रोलर चले गए तो ये सॉलिडिफाई होना चालू हो जाएगा, अपने आप वापस से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। लेकिन इसकी इम्प्योरिटी जो है वो क्या होगी, ऐसे जैसे जाओगे तो इम्प्योरिटी साथ में जाएगी, क्योंकि इम्प्योरिटी सॉलिड में जो है, सॉलिड मेटल में वो सॉल्युबल नहीं है, लेकिन किस में है, मॉल्टन स्टेट में सॉल्युबल है। तो मॉल्टन स्टेट जहाँ जहाँ बनेगा तब वहाँ पे क्या जाएगा, ट्रांसफ़र होती जाएगी इम्प्योरिटी। एक टाइम आएगा कि यहाँ पे अगर मान लो कि सभी इम्प्योरिटी 2-3 बार ऐसा चक्कर लगाएगा इसका, तो पूरी एक जगह जहाँ पे ये होगा मोल्टन स्टेट, वहाँ पे इम्प्योरिटी इकट्ठा हो जाएगी, उसको काट लेते हैं और ये पूरा मेटल मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी प्रोसेस है, समझ में आए इसको? ओके, पूरी प्रोसेस लिखने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन, फिर इंडियम, ठीक है, एक्सेट्रा, और एक बोरॉन भी होगा, बोरॉन एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सभी जो है उनका जो प्योरिफिकेशन है वो जोन रिफाइनिंग से होता है, ठीक है। ये नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब आगे चलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग पे। वेपर फेज रिफाइनिंग पे चलते हैं ना। व्हाट इज वेपर फेज रिफाइनिंग? तो उसके अंदर क्या होता है, मेटल के सॉल्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। वेपर फेज रिफाइनिंग, तो उसके अंदर क्या होता है, मेटल salts which is very volatile are made, then metal salts are decomposed to obtain pure metal. पहले क्या करो, मेटल के क्या बना लो, सॉल्ट्स बना लो। उसके बाद क्या करो, मेटल सॉल्ट को तोड़ दो, क्योंकि वेपराइज हो सकता है इजीली, तो हम इम्प्योरिटी और क्या कर सकते हैं, मेटल सॉल्ट्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है मोन्स प्रोसेस, इंग्लिश में लिख लेता हूँ, मोन्स प्रोसेस, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है निकल का, निकल की रिएक्शन हो रही है
कार्बन मोनोऑक्साइड से देखना पड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड से ही है क्या? निकल की रिएक्शन होगी कार्बन मोनोऑक्साइड से अराउंड 350 टू 370 केल्विन, यही है क्या टेम्परेचर? देखना पड़ेगा ये भी। 330 से 350 है, सॉरी 330 से 350 केल्विन पे है, मतलब कि बहुत ही हाई है। ठीक है, बहुत ही हाई भी नहीं बोल सकते इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा? NiCO4 सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इम्प्योरिटी रिमूव, मतलब कि थोड़ी इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगी, सम ऑफ इम्प्योरिटी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, वापस ये जो सॉल्ट बन गया वो वॉलेटाइल सॉल्ट है, तो वापस से क्या करोगे आप? इसका डिफ्रेंशिएट करोगे अराउंड 450 टू 470 केल्विन टेम्परेचर पे डिकम्पोज करोगे, तो ये कंपोज हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा वापस से इसके अंदर। लेकिन ये जो होगा वो क्या होगा? प्योर होगा। क्या होगा? प्योर होगा। ओके, इस यहाँ पे जो है वो इम्प्योरिटी वाला होगा, इम्प्योर निकल, लेकिन ये क्या है? प्योर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? समझ में आया? ओके, क्लियर? चलो आगे चलें। चलो अब यहाँ पे वैन आर्कल प्रोसेस, वैन आर्कल प्रोसेस। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए, वो जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। जिरकोनियम के लिए यहाँ पे रिएक्शन हमारी बुक में दी गई, तो वो देख लेते हैं। जिरकोनियम की रिएक्शन विच इज़ इम्प्योर, हेलोजन से हो रही है, आयोडीन से, तो क्या बना लेगा? जिरकोनियम I4 विच इज़ सॉल्ट, इम्प्योरिटी निकलेगी, फिर वापस से क्या होगा? इसका डिकम्पोज होगा। ठीक है, किसमें? जिरकोनियम 2I2 में, ये निकल जाएगा। इसको ऐसे मत रखो, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ से लिख सकते हो। अब ये जो मिलेगी वो क्या होगी? प्योर मेटल होगी। क्या होगी? प्योर मेटल होगी। ठीक है, ओके, क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया? तो नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। लास्ट वाला क्रोमेटोग्राफी थियोरेटिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पे लास्ट जो है वो क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, क्रोमा मतलब कि कलर्स, ग्राफी मतलब कि डिफ्रेंशिएट बोल सकते हो आप, या फिर स्टडी बोल सकते हो, कलर की स्टडी। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? कैसे ये जो है वो इसका बेस है, मतलब कि किस आप बोल सकते हो कि प्रिंसिपल पे काम करता है। डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेटल्स एंड देयर इम्प्योरिटी। अब सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे मैं मिक्सचर ले लूँ, मान लो, जिसके अंदर इम्प्योरिटी है। ठीक है, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट क्यों लेते हैं यहाँ पे? सॉल्वेंट की बहुत ही ज़रूरत होती है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है उसके अंदर ही क्या होता है? पर्टिकुलर इम्प्योरिटी होगी या मेटल होगा, वो क्या होगा? डिजोल्व हो जाएगा। सॉल्वेंट किस लिए यूज़ होता है? डिजोल्व करने के लिए यूज़ होता है। वाटर यूज़ हो सकता है, एसीटोन यूज़ हो सकता है, बेंजीन यूज़ हो सकता है, अल्कोहल यूज़ हो सकता है, फिर क्लोरोफॉर्म यूज़ हो सकता है। बहुत सारे एज अ सॉल्वेंट यूज़ हो सकते हैं। अल्कोहल को मालूम है आपको, मालूम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये यूज़ होता है। फिर इथेनॉल यूज़ हो सकता है, फिर मीथेनॉल, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, प्रोपेनॉल, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल सैनिटाइज़र में ज़्यादा मिलता है। तो ये सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे भरा होता है। ओके, और ये जो है, ये जैसे राउंड राउंड दिख रहा है, वो क्या है? एब्जॉर्बेंट है, विच इज़ कॉल्ड एज इज स्टेशनरी फेज। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? स्टेशनरी फेज, जो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, ओके। सॉल्वेंट जो है उसको हम क्या बोलेंगे? मोबाइल फेज बोलेंगे। और यहाँ पे जो प्योर मेटल हमको करनी है वो यहाँ पे रखेंगे हम, प्योर मेटल। प्योर मेटल प्लस इम्प्योरिटीज़। अब सीधी सी बात है, ये एब्जॉर्बेंट है, मतलब कि वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे।
सबसे अच्छा एब्जॉर्बेंट होता है सिलिका जेल। जो आपको मालूम होगा कि आप स्टील की बोतल लेते हो, थर्मस लेते हो, तो ऐसी छोटी सी पट्टी जैसी रहती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए, वो सिलिका जेल होती है। या अगर आप ब्रांडेड शूज़ लेते हो उसके अंदर भी आपको मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक कोई इंस्ट्रूमेंट्स लोगे, टीवी लोगे या कुछ लोगे, तो उसके अंदर भी ऐसे पाउच जैसा होता है, वो सिलिका जेल होता है। वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सिलिका जेल अच्छा है एब्जॉर्बेंट, जो एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ से क्या करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, यहाँ से सॉल्वेंट को गिराते हैं। अब सॉल्वेंट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब डिपेंड करेगा कि या तो फिर मेटल एब्जॉर्ब हो सकता है इस सॉल्वेंट के अंदर, या तो फिर इम्प्योरिटी एब्जॉर्ब हो सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करती है, मतलब कि डिजोल्व हो सकती है। अगर मेटल अगर प्योर सॉल्वेंट में मेटल जो है वो डिजोल्व हो जाएगा, तो वो इम्प्योरिटी से ज़्यादा हो जाएगा डिजोल्व। ठीक है, क्योंकि इम्प्योरिटी कम होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि केमिकली दोनों कंपाउंड अलग अलग है। ठीक है, दोनों चीज़ अलग अलग है, तो केमिकली नेचर जो होता है वो भी अलग अलग होता है। तो या तो फिर इम्प्योरिटी डिजोल्व होगी या तो फिर प्योर मेटल डिजोल्व होगा। अगर प्योर मेटल डिजोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होगा, प्योर मेटल के साथ ये एब्जॉर्बेंट को पार करते करते सीधे यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक ये हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि इम्प्योरिटी जो है वो ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो सकती, तो वो यहाँ तक हमको मिल सकती है, यहाँ तक हमको मिल सकती है। या फिर एक से ज़्यादा होगी तो यहाँ पे दूसरी एक मिल जाएगी। ठीक है, ये जो है वो क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इम्प्योरिटीज़। समझ में आया? ओके, क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम वो किस में डिजोल्व है उसके बिना पे हम यहाँ पे प्योर मेटल और सब चीज़ें निकाल सकते हैं। ओके, और एक और चीज़, ये सभी ऑल मेटल के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। आप अगर जब आप सब पढ़ लोगे, जो अगर आपके कोई भाई हो या फिर बड़े भाई हो या फिर अंकल हो या फादर हो, कुछ भी हो, अगर इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे क्रोमेटोग्राफी यूज़ होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक दूसरी आती है जो हमने आई थिंक 11th में देखी है। ठीक है, और ये जो है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, बहुत सारे टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, समझ में आया? ओके, उसके मशीन भी होते हैं, HPLC, GC, नाम बहुत ही लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, वो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर यूज़ होता है। किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाए तो वो क्वालिटी कंट्रोल उसका चेक होता है कि ये वो उसकी क्वालिटी क्या है, उसको चेक करने के लिए ये यूज़ होती है कि वो कितना प्योर है। जो कंपाउंड हमने ऑब्टेन किया है, इंडस्ट्री में बनाया है, वो कितना प्योर है, वो इससे हमको मालूम चलता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये नोट डाउन करो। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। इसके बाद जो यूजेस है, ठीक है, यूजेस, तो उसका कोई वीडियो बनाना ज़रूरी है कि नहीं देख लेता हूँ मैं। ठीक है, यूजेस तो यूजेस होते हैं। ठीक है, तो ये नोट डाउन करो। यहाँ पे चैप्टर 6 जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। ठीक है, अगले चैप्टर की बात जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है।